तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का मूल अधिकार। मूल अधिकार जिसको हम लोग भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या होता है, आइए आपको हम बताते हैं। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का हिंदी में अनुवाद हुआ अधिकार पत्र। अधिकार पत्र, ये शब्द कहां से निकला है? ये शब्द निकला है 1215 में। 1215 में इंग्लैंड में एक राजा था, उसका नाम था किंग जॉन, राजा जॉन, राजा जॉन। उस वक्त सामंतवादी व्यवस्था थी, लोकतंत्र नहीं था। पूरी दुनिया में कहीं लोकतंत्र नहीं था। एक सामंतवादी व्यवस्था थी जहां राजा के कुछ सामंत होते थे, जिसको हम लोग जमींदार कहते हैं। वो जमींदार राजा को टैक्स देते थे। फिर ये सब चलता रहा, कई सालों तक चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि राजा लगा मनमानी करने। राजा लगा ये टैक्स लगाने, वो टैक्स लगाने, ये काम करने, किसी को जेल भेजवाने, किसी के साथ कुछ भी करना, मतलब अपने आप को निरंकुश बना लेना। अब जनता जो है वो परेशान हो गई। अब जनता क्या की, राजा के किले का घेराव करने लगी। जब राजा को पता चला कि जनता मेरे किले का घेराव कर रही है, राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि इनसे बढ़िया से निपटो। ठीक है। अब जो सैनिक थे उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहा कि हम आम जनता पे बल प्रयोग नहीं करेंगे। तो राजा को अंततः हार माननी पड़ी। राजा बाहर आया महल के और उनसे पूछा क्या चाहते हो। तो उन्होंने लिखा कि ये मेरी मांग है और इस पे तुम सिग्नेचर करो। तो जब राजा ने दबाव स्वरूप, डर स्वरूप, भयभीत होके, जैसे आप समझिए, राजा ने उस पर सिग्नेचर कर दिया और उसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। राजा ने सिग्नेचर किया था 15 जून 1215, यानी आज से करीब 805 साल पहले। इसी अवधारणा से ये निकला है अधिकार पत्र। फिर बाद में जब अमेरिका का संविधान बना, जो दुनिया का पहला लिखित संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो दुनिया का पहला लिखित संविधान है, जब ये संविधान बना, अमेरिका का जब संविधान बना, जिसमें सबसे पहले मूल अधिकार शामिल किया गया। मूल अधिकार का मतलब होता है मूल प्लस अधिकार। मूल प्लस अधिकार। अब मूल प्लस अधिकार का मतलब क्या हुआ? ऐसे अधिकार जो मूल है, जो हमारे मानव होने पर हमको प्राप्त है, जो हमसे कोई नहीं ले सकता है, इसी को मूल अधिकार बोलते हैं। जो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मूल है, वो आधार है, जिनके बिना एक मानव, एक मनुष्य नहीं हो सकता, एक नागरिक नहीं हो सकता। इसी को मूल अधिकार बोलते हैं। दुनिया का पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जिसने सबसे पहले मूल अधिकार शामिल किए हैं अपने संविधान में। जब हमारे संविधान सभा की बैठक हुई, आपको पता है हमारे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। हमारे संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। तो जब हमारे संविधान सभा की बैठक हुई तो अलग अलग, आपको पता है, पढ़ा चुके हैं कि अलग अलग समितियां बनी थी। इसी तरह एक समिति बनी थी मूल अधिकार समिति।
मूल अधिकार मतलब अपने लोगों को क्या क्या मूल अधिकार होने चाहिए। भारत आजाद होने के बाद जब एक भारत गणतंत्र बनेगा तो उसके नागरिकों का क्या क्या मूल अधिकार होगा। मूल अधिकार दायित्व जिम्मेदारी आरोपित करते हैं राज्य पर कि ये नागरिकों के अधिकार हैं और आपको प्रदान करना है। और भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया है सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय कैसे संरक्षक बनाया गया और कैसे संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को इतना शक्तिशाली बनाया है कि वो मूल अधिकार नागरिकों और संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों की रक्षा कैसे करता है। इसीलिए भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा है, मूल अधिकारों का अभिभावक है। तो मूल अधिकार समिति बनी। इसके पहले आपको एक बार याद होगा 1928 में हम आपको पढ़ाए थे नेहरू रिपोर्ट, जिसमें अंग्रेजों ने चैलेंज दिया था भारतीयों को कि तुम लोग एक ऐसा संविधान का प्रारूप बना के तैयार करके दिखाओ जो सभी को मान्य होगा। तो नेहरू रिपोर्ट हम पढ़ा चुके हैं, फिर इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें भी मूल अधिकार को शामिल किया गया था। और जब हमारा संविधान बना तो एक अलग समिति बनाई गई, मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति ने तरह तरह की सिफारिशें दी जिसको हमारे संविधान सभा ने स्वीकार किया। और जब हमारा संविधान बना तो मूल अधिकारों के लिए एक अलग भाग बनाया गया, भाग 3। और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान मूल अधिकारों की बात करता है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान मूल अधिकारों की बात करता है। आइए एक एक अनुच्छेद हम लोग देखा जाए कि आखिर ये क्या अनुच्छेद है। भारतीय संविधान नागरिकों को कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किया था। जब हमारा संविधान बना था तो 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। जब संविधान बना था तो 7 मूल अधिकार थे। प्रश्न परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है कि जब संविधान बना था, निर्मित हुआ था, उस वक्त मूल रूप से कितने मूल अधिकार थे। तो याद रखिए, जब संविधान बना था तो मूल अधिकार 7 थे। वर्तमान में 6 मूल अधिकार। तो एक मूल अधिकार जो 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन याद रखिएगा 1978 में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार पहले था, जिसको समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और उसको अनुच्छेद 300 क या 300A आर्टिकल में शामिल कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। कानूनी अधिकार, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार जो अनुच्छेद 300 क में है। याद रखिएगा आप कि अनुच्छेद 300 क में है। तो जब संविधान बना तो 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान से निकालकर, मूल अधिकारों से निकालकर उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आगे हम बताएंगे कि क्या है। पहले ये जान लिया जाए कि आखिर ये 6 मूल अधिकार क्या है। छह मूल अधिकार क्या है। पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार
दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा मूल अधिकार है धार्मिक मूल अधिकार, या इसको धर्म की स्वतंत्रता कहेंगे। धर्म को मानने की स्वतंत्रता। धर्म को मानने की स्वतंत्रता या धार्मिक मूल अधिकार, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। पांचवा मूल अधिकार है अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यकों का अधिकार। छठवां मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसको अनुच्छेद के हिसाब से बांट दिया जाए। जैसे कि आपको हम बताए हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की व्यवस्था है, तो आइए देखा जाए किस अनुच्छेद में कौन सा अधिकार है। जब आप अनुच्छेद 14 से लेके, इसको हम क्या करते हैं, इसको रेड से कर देते हैं कि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। इसको हम कर देते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है। अब हमको पता नहीं है कि आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक। फिर अनुच्छेद शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद बता रहा, अनुच्छेद 32। अभी बताएंगे। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, जिसको हम अपने संविधान का पितामह कहते हैं, उन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ऐसा क्यों कहा है, आगे हम बताएंगे। तो आप फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35, जिसमें 6 मूल अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और पूरे अनुच्छेद में हम बता दिए। अब हम क्या करते हैं, एक एक अनुच्छेद आपको हम बताते हैं कि हर अनुच्छेद क्या कहता है। ठीक है, शॉर्ट में ही पढ़ेंगे कि ज्यादा समय आपका ना लगे और ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सकें। तो हम इसको मिटा देते हैं। अब सबसे पहले अनुच्छेद 12 देखिए। अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य क्या है। राज्य क्या है, राज्य क्या है, क्यों ये बोलता है वो। जैसे मूल अधिकार जो है, हम बोल रहे हैं राज्य का दायित्व है नागरिकों पर, और नागरिकों का अधिकार है राज्य पर। इसका मतलब ये होता है कि नागरिक ये अधिकार मांगेंगे और राज्य को ये देना पड़ेगा। तो हमारा संविधान अनुच्छेद 12 में कहता है कि राज्य क्या है, किसको हम राज्य कहेंगे। राज्य का मतलब जैसे प्रधानमंत्री का कार्यालय,
प्रधानमंत्री का कार्यालय, सरकारी ऑफिस, सरकारी कर्मचारियों का ऑफिस, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री ऑफिस, ये सब राज्य हैं। जो चीज सरकार से रिलेटेड है वो राज्य अनुच्छेद 12 का आता है। ठीक है, जैसे आप अगर मूल अधिकार का हनन कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है, जैसे मान लीजिए टाटा कर रही है, मान लीजिए एसीसी कंपनी सीमेंट की कर रही है, तो आप उससे मूल अधिकार नहीं मांग सकते। आप मूल अधिकार मांग सकते हैं केवल और केवल राज्य से, यानी सरकार से। आप किसी प्राइवेट कंपनी से, प्राइवेट व्यक्ति से आप अधिकार लागू करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। आप लागू करने के लिए बोल सकते हैं केवल और केवल राज्य से। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 बताता है राज्य क्या क्या। जब आप अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहेगा क्या क्या राज्य है, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, उनके सरकारी कर्मचारी ऑफिस, ये सब राज्य। ठीक है, जो भी चीज सरकार से जुड़ी होगी, जैसे भारतीय रेलवे है सरकार से जुड़ी है, जैसे इंडियन एयरलाइंस है सरकार से जुड़ी है, ये सब राज्य है। तो अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य क्या है। इसी तरह जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 13, तो अनुच्छेद 13 कहता है कि हर वो कानून शून्य होगा जो नागरिकों का मूल अधिकार हनन करे। अब इसका मतलब क्या होगा कि विधानसभा और संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती हैं जो हमारे मूल अधिकार का अतिक्रमण करे। जैसे अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। इसका मतलब ये हुआ कि कानून के सामने सभी बराबर है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई छोटा है, ना बड़ा है। अगर किसी ने मर्डर किया तो 302 सब पे चलेगा, चाहे वो कोई हो। अगर किसी ने चोरी की है तो जो धारा एक व्यक्ति पे लगेगा वही धारा किसी भी व्यक्ति पे लगेगा, चाहे वो तमिलनाडु रहता हो, चाहे वो दिल्ली रहता हो, इससे मतलब नहीं। तो सोचिए कि सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जिसमें कहे कि उत्तर प्रदेश के लोगों को इस कानून से छूट है, जबकि शेष भारत के सभी लोगों को छूट नहीं। तो ये कानून के समक्ष समानता का अतिक्रमण हुआ। तो ये हमारा अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो मूल अधिकार को अतिक्रमण करे, मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। अगर राज्य ऐसा बनाता है तो वो शून्य होगा, वो कानून शून्य होगा, यानी उस कानून का कोई महत्व नहीं रहेगा, अपने आप निरस्त हो जाएगा। अपने आप तो कोई कानून निरस्त नहीं होगा, पर सुप्रीम कोर्ट के पास एक शस्त्र मिल जाएगा, वो तुरंत उसको निरस्त कर देगा। अब आते हैं अनुच्छेद 14 में। अभी आपको हम बताया अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी बराबर है। ठीक है, फिर आते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर केवल भेद नहीं किया जाएगा। जब जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, और आगे जानते हैं, आगे केवल लगा है, आगे केवल लगा है, हमारे संविधान में आगे केवल लगा है। भाषा, जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर भेदभाव का निषेध, के आधार पर भेदभाव का निषेध। अब आप पूछना चाहिए, आपके दिमाग में तो आना चाहिए, सोचना चाहिए कि केवल का मतलब क्या हुआ। केवल का मतलब ये हुआ कि केवल इस आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आप 2 आधारों पे भेदभाव कर सकते हैं, आप 3 आधारों पे भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन केवल जन्म स्थान के आधार पे किसी के साथ नहीं, केवल जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं, केवल धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं, लेकिन जन्म स्थान और धर्म के आधार पे कर सकते हैं। जन्म स्थान और धर्म दोनों एक साथ कर सकते हैं। मतलब
कर सकते हैं का मतलब ये नहीं है कि किसी का अधिकार कम करेंगे। आप किसी को प्राथमिकता दे सकते हैं, इनमें से कोई 2 या 3 लेख, ठीक है, केवल धर्म के आधार पर नहीं होगा। अब सॉरी, हम अनुच्छेद 15 बता रहे थे, अनुच्छेद 15 बता रहे, गलती से लिख दिया 16। अनुच्छेद 16 में है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? 16 कहता है कि जैसे जो रोजगार होता है, कोई रोजगार प्रदान करने में राज्य किसी को प्राथमिकता दे सकता है। रोजगार प्रदान करने में का मतलब यह होता है कि नौकरी देने में, नियुक्ति करने में राज्य भेदभाव कर सकता है। अब आप कहेंगे सर भेदभाव कैसा? भेदभाव का मतलब होता है कि इसी से आरक्षण निकला हुआ है कि अगर कोई नागरिक हाशिए पे है, कोई जाति, कोई धर्म, कोई भाषा समूह अगर हाशिए पे है, तो राज्य उनको आगे लाने के लिए कुछ उनको सहूलियत दे सकता है। ये अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 17 कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत का मतलब ये हुआ कि छुआछूत नहीं किया जाएगा किसी के साथ। छुआछूत का मतलब किसी को भी किसी भी स्थान पे प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा, बैठने से नहीं रोका जाएगा, कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव छुआछूत से रिलेटेड किसी के साथ नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत का मतलब ये होता है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत का मतलब होता है कि कोई भी अपने नाम के आगे राय बहादुर, राय साहब, राजा साहब कुछ भी नहीं लगा सकता। उपाधि कोई अपने आगे कुछ भी नहीं लगा सकता। सभी लोग बराबर हैं, देश के एक एक नागरिक बराबर हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब लोग उतना ही अधिकार है, अगर वो अपने दायित्व का निर्वहन ना कर रहे हो उस वक्त, जितना हमें और आपको अधिकार है। भारत के सभी नागरिक समान हैं कानून के समक्ष। उनको मानते हैं कि कुछ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को कुछ छूटें दी गई हैं कहीं कहीं, लेकिन जब वे अपने ऑफिस में होते हैं, जब वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं तभी, उसके बाद उनको कोई छूट नहीं मिलती है किसी भी नागरिक के ऊपर। ठीक है, तो ये अनुच्छेद इतना हो गया। अब आते हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। ये तो समानता का अधिकार था। अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक देखिए गया। इसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। आगे आपको हम पढ़ा चुके हैं स्वतंत्रता का। सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है, अब इसमें भी जानते हैं, इसमें भी 6 अधिकार है इसके अंदर। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें 6 अधिकार अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 6 अधिकार है। अब 6 का अलग अलग डिटेल है कि इन 6 का क्या क्या मतलब है, इन 6 का क्या क्या मतलब है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की आजादी हमारा संविधान देता है कि आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, और अभिव्यक्त कर सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं बोलेंगे जिससे समाज में द्वेष फैले, भारत की एकता और अखंडता को चोट पहुंचे, भारत का विदेशी संबंधों, विदेश से जो संबंध है उस पर कोई आँच आए, इसको कोई ऐसा काम ना करें जिससे संपत्ति का नुकसान हो, समाज में द्वेष फंसे। लेकिन आप किसी की आलोचना कर रहे हैं, अगर वो आलोचना उचित है, न्यायोचित है, तो उस पर रोक नहीं है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये है
कि आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप बता सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्द बोलने का आपके पास अधिकार है। आपके पास बस ये अधिकार है कि आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। उसके अंदर 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार में प्रेस की आजादी है, इसी अनुच्छेद में है प्रेस की आजादी। इंटरनेट की आजादी, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, अनुच्छेद 19 में कहा था कि इंटरनेट एक मूल अधिकार है, अनुच्छेद 19 के तहत कहा था। इसी में सम्मेलन बनाने की आजादी है। सम्मेलन बनाने की आजादी या समागम बनाने की आजादी का मतलब ये हुआ कि आप चाहें तो एक समूह बना सकते हैं, आप चाहें तो एक ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, समाज के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसी में है कि आप सहकारी संस्थान खोल सकते हैं। इसी में है कि आप अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप उसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें हड़ताल की आजादी नहीं। इसी तरह इसमें आपका व्यवसाय की आजादी है, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। तो लेकिन उस पर रोक क्या है कि आपको नैतिकता का ध्यान रखना होगा। अब इसका मतलब यह नहीं कि कोई आपत्तिजनक व्यापार आप किसी मोहल्ले के बीच में शुरू कर दें, इस पे रोक है। इसी तरह संचरण की आजादी है। संचरण की आजादी का मतलब क्या हुआ? संचरण की आजादी का मतलब ये हुआ देश में कहीं भी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई रोक नहीं। आप चाहे तो मध्य प्रदेश से उड़ीसा जाएं, उड़ीसा से तमिलनाडु जाएं, तमिलनाडु से वापस दिल्ली आ जाएं, कहीं कोई रोक नहीं। आप रह सकते हैं, बस सकते हैं, रुक सकते हैं, कोई रोक नहीं। ठीक है, इस पे भी रोक नहीं है का मतलब यह नहीं कि आप निर्बाध हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। उस पे भी सरकार को यह अधिकार है कि वो कानून बना सकती है कि कौन कहां तक नहीं जा सकता है। जैसे आपको हम पढ़ाएंगे ILP, इनर लाइन परमिट, आजकल बहुत चर्चा में है इनर लाइन परमिट। जिस राज्य में ILP लागू है वहां हर कोई नहीं जा सकता है। इनर लाइन परमिट इसको बोलते हैं। अंग्रेजों ने इसको 1873 में बनाया था। हम बताएंगे, इसका पूरा अलग वीडियो बनाएंगे, इसका पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो संचरण की आजादी, व्यापार की आजादी, संगम करने की आजादी, विरोध करने का अधिकार, प्रेस की आजादी, व्यापार करने का अधिकार, सब अनुच्छेद 19 में है। 6 अधिकारी को दिए गए। अब आते हैं हम अनुच्छेद 20 का। अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 कहता है कि अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी भी नागरिक को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नागरिक से यह नहीं कहा जाएगा कि अपने ही विरुद्ध खुद ही तुम साक्षी बनो। ठीक है, तो ये अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 20 में। इसी तरह अनुच्छेद 21 में है जीवन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में है जीवन की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, जीने की आजादी, अनुच्छेद 21 में है। बाद में आपको पता है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में इस अनुच्छेद में एक और आर्टिकल जोड़ दिया गया, आर्टिकल 21A या आर्टिकल 21 क कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज हुआ। इसको इंग्लिश में आर्टिकल 21A पढ़ेंगे और इसको अनुच्छेद 21 क पढ़ेंगे। ये क्या है? शिक्षा का अधिकार। आपको पता है भारत में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो 4 ऑप्शन देता है, कहता है निम्नलिखित में से इसमें कौन सा मूल अधिकार नहीं है, इसलिए डिटेल्ड होकर पढ़िए। शिक्षा का अधिकार भारत में मूल अधिकार है, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा बनाया गया। फिर आते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से
संरक्षण। अब गिरफ्तारी संरक्षण का मतलब क्या है? भारतीय संविधान कहता है कि किसी को भी अगर गिरफ्तार किया जाए तो उसके कुछ अधिकार होते हैं। इस अनुच्छेद में वो अधिकार लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे किसी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तारी का उसको कारण बताना कि हम क्यों गिरफ्तार किए गए, और उसको वकील रखने का अधिकार है। अगर इसी अवधारणा में है कि अगर उसके पास मतलब वकील नहीं है तो उसको कोई भी व्यक्ति से उसको सलाह लेने की आजादी दी गई है, मतलब वो विधिक सलाह ले सकता है, कानूनी सलाह ले सकता है। अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 22 में। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 कहता है किसी भी नागरिक से बेगारी नहीं कराया जाएगा, बलात् श्रम नहीं कराया जाएगा। अब वो बलात् श्रम क्या होता है कि हम किसी को काम पे लगा दिए और उसको वेतन ही ना दें, बेगारी करवाएं कि भाई तुम बेगारी करो, बलात् श्रम करो, ठीक है। तो बलात् श्रम पे रोक लगा दिया गया कि बेगारी नहीं कर सकते हैं, बलात् श्रम, किसी को जबरदस्ती बलात् आप काम नहीं करा सकते, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है इसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि राज्य चाहे तो कर सकता है। अब आप कहेंगे राज्य चाहेगा तो कैसे कर लेगा? राज्य कैसे कर लेगा? जैसे सोचिए कि राज्य पे कोई ऐसी विपदा आ जाए, कोई ऐसे, अभी ये कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, राज्य को जरूरत है स्टाफ से, कुछ ऐसे कर्मचारियों की जरूरत है जो मेडिकल लाइन से हैं, रिटायर हो चुके हैं, काम छोड़ चुके हैं, राज्य के पास उनका रिकॉर्ड है। अब कोरोना चल रहा है, हाहाकार मचा है, राज्य को स्टाफ की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है। राज्य चाहेगा तो एक आदेश पारित कर सकता है कि जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं सबको काम करना पड़ेगा। ये हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि राज्य की सुरक्षा, राज्य की एकता, अखंडता, राज्य पे कोई संकट आने पर राज्य के पास ये अधिकार होगा कि वो अपने नागरिकों से बलात् श्रम करा सकती है। बलात् श्रम का मतलब बाध्य कर सकती है कि भाई तुमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का जन्म, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से छोटे, 14 वर्ष से कम आयु के, 14 वर्ष से कम आयु के, ठीक है, बालकों के, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के, बालक बालिका जो भी, ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक काम पे नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी जिसको राज्य खतरनाक काम घोषित करेगा उसको ये नहीं करेगा। ये कौन कहता है? हमारा संविधान का अनुच्छेद 24 कि 14 वर्ष से छोटे बच्चों, छोटे बालकों, बालिकाओं को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। अब अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 ये तीनों धर्म से संबंधित है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप ये मानने के लिए स्वतंत्र हैं कि आप किस धर्म को मानते हैं, चाहे आप हिंदू धर्म आपको पसंद हो, चाहे इस्लाम धर्म पसंद हो, चाहे ईसाई धर्म पसंद हो, चाहे सिख, चाहे जैन, चाहे बौद्ध, चाहे कुछ भी ना पसंद हो, यह अधिकार देता है कि आप चाहे तो नास्तिक भी बन सकते हैं। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 में वही धार्मिक प्रबंध का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 27 में यह है कि आप अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप पैसा, राशि इकट्ठा कर सकते हैं और राज्य इस पे कोई टैक्स नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 28 में यह है कि धार्मिक संस्थान की स्थापना आप कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। यानी 25 से लेके 28 तक धर्म की स्वतंत्रता से संबंध है। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 से धार्मिक स्वतंत्रता का संबंध है। अब आते हैं अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30
ये दोनों अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अब अल्पसंख्यक क्या है? जिनकी संख्या कम, उनको अल्पसंख्यक कहा जाएगा। तो भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई दोनों वर्गों को अल्पसंख्यक मानता है, क्योंकि भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक घोषित करता है। भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई दोनों आधार पे किसी को अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार देता है, मतलब उनको मानता है। ठीक है, तो इनके कुछ अधिकार हैं। ये भाषाओं का संरक्षण कर सकते हैं, भाषाई संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। इसमें अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि राज्य किसी भी संस्थान को अगर अनुदान देता है, चाहे राज्य ने स्थापित किया है, तो वहां पे कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों का अधिकार है दोनों। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 32, सबसे इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 32 सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए जितना ऊपर बताए आपको मूल अधिकार, कल को राज्य आपसे छीन ले, उसका अतिक्रमण कर दे, आपको मालूम है ये अधिकार है, लेकिन राज्य करार नहीं देंगे। ठीक है, तब आप क्या करेंगे? तो आपको संविधान हमारा कहता है कि आप सीधे चले जाइए सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप बस एक लेटर लिख दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय आपकी बात जरूर सुनेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 ने उसको मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया। ठीक है, अब क्या है ये? सर्वोच्च न्यायालय मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे अनुच्छेद 22 में है, हम आपको बताएं गिरफ्तारियों से संरक्षण। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उसको न्यायालय के सामने पेश ही नहीं किया जाए, जबकि हमारा संविधान कहता है भाई साहब 24 घंटे के अंदर पेश कर दीजिए। अब वो कह रहा है कि हम नहीं पेश करेंगे, मान लीजिए राज्य इनकार कर देता है कि हम पेश नहीं करेंगे, तो एक लेटर लिख देंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे वो लेटर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बाध्य है रिट जारी करने के लिए। अब रिट क्या होता है? जब किसी नागरिक, चाहे किसी राज्य में निवासी जिनको अधिकार मिले हुए का मूल अधिकार हनन हो और वो सुप्रीम कोर्ट जाए अनुच्छेद 32 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट उस मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए रिट जारी करता है। कुल रिट 5 तरह के होते हैं, कुल 5 प्रकार के रिट होते हैं, 5 प्रकार के रिट जो मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, मूल अधिकारों से के संरक्षण से संबंधित। 5 रिट में क्या क्या? 5 रिट में है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, प्रतिषेध रिट, 5 रिट 1 2, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षण। अब ये देखिए 5 रिट हैं, अधिकार परीक्षण 5 रिट हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा करने के। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हुआ किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे लगता है कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से कहेगा कि किसी को, चाहे मेरे सगे, चाहे मेरे भाई, चाहे मेरे बहन, मेरे दोस्त को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत बंदी प्रत्यक्षीकरण
रिट जारी करेगा कि मेरे सामने प्रस्तुत करो, और सुप्रीम कोर्ट निरीक्षण करेगा, देखेगा कि गिरफ्तार जो किया गया है क्या वो सही है कि गलत है। अगर गलत हुआ सुप्रीम कोर्ट वहीं उसको आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। अगर गिरफ्तारी सही साबित हुई तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट वापस उसको जेल भेज देगा। प्रतिषेध रिट, प्रतिषेध का रिट का मतलब होता है कि किसी न्यायालय को, कोई सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय, अब सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो न्यायालय है, कोई भी न्यायालय हो, चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे जिला न्यायालय हो, कोई न्यायालय हो, अगर वो कोई कार्य कर रहा है सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है प्रतिषेध रिट जारी करने के लिए कि ये काम तुम्हारे अधिकार के नहीं है, तुम ना करो। ठीक है, कोई अधीनस्थ न्यायालय अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक लेगा कि तुम ये काम ना करो, तुम्हारे अधिकार में ये नहीं है। जैसे कुछ ऐसे काम हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो हमारा संविधान कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद उत्पन्न होगा तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई उसकी करेगा। सपोज कि मान लीजिए कि लगा हाईकोर्ट सुनवाई करने, सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद की सुनवाई हाईकोर्ट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत रिट जारी करेगा, प्रतिषेध रिट, कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते हो, ये काम मेरे अधिकार में है। तो प्रतिषेध रिट जारी करके उसे उसके अधिकार की याद दिलाता है कि आपकी सीमा इतनी ही दूर तक है, इसके आगे आप नहीं जाइए। यानी प्रतिषेध रिट का मतलब होता है किसी न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर कार्य करने से रोकना। तीसरा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी अधीनस्थ न्यायालय से अपने वहां कोई केस मंगवा लेगा। जैसे उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट है, मान लीजिए पटना हाईकोर्ट है, वहां कोई सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा आप मेरे पास केस भेज दो, वो केस मेरे पास भेज दो। उसको मन करेगा सुप्रीम कोर्ट को उसको देखो के वापस उसको कर सकता है, चाहे अपने पास रख सकता है। उत्प्रेषण का मतलब हुआ कि मेरे पास आप अपना केस भेज दीजिए। अब परमादेश का मतलब होता है कि किसी अधिकारी को, अधिकारी का मतलब सिर्फ अधिकारी मत समझिएगा, अधिकारी का मतलब प्रधानमंत्री भी हो गए, मुख्यमंत्री भी हो गए, राष्ट्रपति भी हो गए, उपराष्ट्रपति भी हो गए, किसी अधिकारी को जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा हो, उसके कर्तव्य का निर्वहन करने को बाध्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये परमादेश जारी करता है। हमको आज भी याद है, एक बार क्या हुआ आपको पता है, देवरिया में एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, वो उच्च न्यायालय गया, उच्च न्यायालय में केस उसका चल रहा था, मकान था उसका, हमको आज भी याद है, अच्छी तरह याद है। तो क्या हुआ कि वो केस जीत गया। अब उसका जो किराएदार था वो खाली नहीं कर रहा था केस होने के बाद, जबकि आदेश आ चुका था कि इसका दुकान खाली करा दीजिए। और जो दुकानदार, जो किराएदार था, अब चाहे किन्हीं परिस्थितियों के कारण, मैं इस पर नहीं चाहूंगा, मैं एक तथ्य बस बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि दुकानदार सही था और जो मकान मालिक था वो सही था, नहीं, वो मुद्दा ही नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ, इस पे एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। तो वो खाली नहीं कर रहा था, वो मकान मालिक जो था वो खाली कराना चाह रहा था, वो कह रहा था भाई मेरा डिग्री हो गया हाईकोर्ट से, खाली करो, नहीं कर रहा था। और आदेश आ गया था यहाँ पे कि भाई उसका मकान खाली कराइए, उसका दुकान खाली कराइए, और यहाँ का कोई अधिकारी सुन नहीं रहा था, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था, जबकि नोटिस आ गया था हाईकोर्ट से कि इनका दुकान खाली करा दीजिए। तो क्या हुआ कि वो व्यक्ति चला गया वापस हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट गया, यही सुप्रीम कोर्ट ने, हम पेपर में पढ़े थे, हमको याद है, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी, हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आप लोग अपना काम नहीं करेंगे, देवरिया में ये काम नहीं करेंगे, तो हमको मजबूरन परमादेश जारी करना पड़ेगा। हमको आज भी याद है कि दूसरे दिन दुकान खाली हो गई थी, प्रशासन लगाकर दुकान खाली कर दी गई थी। कहने का मतलब यह है कि कोई अधिकारी जब अपना काम नहीं करेगा, कर्तव्य नहीं करेगा जिसके लिए वो है, तो ये परमादेश सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। हाईकोर्ट को भी अधिकार होता है रिट जारी करने का, अभी आगे बता रहे हैं। अधिकार परीक्षा, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पद पे बढ़ जाए और पद के योग ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट जब पूछता है कि किस वजह से, किस कारण से, किस अधिकार से आप इस पद पे बैठे। जैसे
मान लीजिए कि 35 वर्ष आयु है हमारे वहां न्यूनतम राष्ट्रपति बनने की, कोई 34 वर्ष पे बन जाए तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा जारी करेगा, अगर कोई नागरिक चला गया तो, या स्वतः संज्ञान लेकर भी कि अधिकार परीक्षा की, मतलब किस अधिकार से आप राष्ट्रपति बने हैं, अभी तो आपकी आयु 34 वर्ष है। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि आप उस पद के योग्य नहीं है जिस पद पे आप बैठे हैं, किस अधिकार से आप इस पद पे बैठे, सुप्रीम कोर्ट ये करता है। ठीक है, ये रहा अनुच्छेद 32। अब ऐसे ही अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 में ये है, अभी आपको हम बताएं कि हमको विरोध करने का अधिकार मिला है, हमको अभिव्यक्त करने का अधिकार मिला है, लेकिन अनुच्छेद 33 कहता है कि केंद्र सरकार, ना कि राज्य सरकार, केवल केंद्र सरकार। अनुच्छेद 33 कहता है कि सशस्त्र बल, सेना, पुलिस पे चाहे तो इन पे रोक लगा सकती है, इन कुछ अधिकारों पर रोक लगा सकती है। जैसे आप देखेंगे कि सेना में अनुशासन ही सब होता है, सशस्त्र बल हमारे जो जवान हैं अनुशासन ही सब होता है, तो उन पे अनुच्छेद 33 के तहत ये केंद्र ने ये कहा है कि भाई आप क्या क्या नहीं कर सकते। जैसे अगर सोचिए सेना हड़ताल पे चली जाए तो हमारे देश का क्या होगा, तो इसलिए हमारे अनुच्छेद, हमारे संविधान के अनुच्छेद 33 में है कि केंद्र के पास ये अधिकार है कि सशस्त्र बलों के कुछ अधिकारों में कटौती कर सकती है राष्ट्रहित में, क्योंकि ये राष्ट्रहित में है। ठीक है, सशस्त्र बल, पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ठीक है, राज्य पुलिस, इस पे कानून कौन बनाएगा, केवल केंद्र बनाएगा। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 ये है कि किसी राज्य के किसी हिस्से में उपद्रव शुरू हो जाए, विद्रोह, विरोध शुरू हो जाए, विद्रोह शुरू हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इतना बवाल मच जाए कि वहां की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, तो हमारा संविधान कहता है कि केंद्र के पास ये अधिकार रहेगा कि वो मार्शल लॉ लगा सकता है। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ को अगर हिंदी में कहें तो सैन्य कानून लगा सकते हैं, सैन्य शासन लगा सकते हैं, यानी सेना के हाथ में वहां शासन दे दिया जाएगा और सेना संचालित करेगी, वहां के जो आम सरकार रहेगी उस सेना के अंडर में आ जाएगी, क्योंकि सेना बेहतर जानती है कैसे चीजों को कंट्रोल करना है। ठीक है, अनुच्छेद 34 कहता है कि किसी राज्य में कहीं भी किसी हिस्से में, भारत के किसी हिस्से में कहीं ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि वहां कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो जाए, तो वहां ये केंद्र सरकार को अधिकार है अनुच्छेद 34 के तहत कि वो मार्शल लॉ लगा दे। मार्शल लॉ माने सेना के हाथ में वो शासन दे दे, क्योंकि भारत की सेना बेहतर जानती है कि कैसे चीजों को, इन चीजों से कैसे निपटना है, इन चीजों को कैसे कंट्रोल में करना है, काबू में करना है। अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों का जो व्यवस्था है वो पूरा इसमें उसका सार अनुच्छेद 35 में। तो ये आज का अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक आपको हम बता दिए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा प्रयास है कि दिन प्रतिदिन आपको एक एक डिटेल बताएं, क्योंकि मेरा टारगेट यूपीएसआई है, यूपी पुलिस है, जो हाल फिलहाल आपको मालूम है कि आपको परीक्षा में बैठना है। जब तक ये 30 अप्रैल तक जो लॉकडाउन, मतलब पढ़ाई से संबंधित लॉकडाउन लगा, मतलब कोचिंग बंद किया गया है, शिक्षा व्यवस्था बंद की गई है 30 अप्रैल तक, तब तक हम आपको चाहते हैं कि एक एक इम्पोर्टेंट एक एक करके आपको रोज प्रतिदिन आपको टॉपिक बता सकें, समझा सकें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो चीज नहीं समझ में आया होगा, जो कमी निकली होगी, जरूर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करिएगा कि ये सर ये कमी है, उसको हम जरूर दूर करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए टॉनिक का काम करेगा, हम इसमें और सुधार करेंगे। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।